अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो बहुत इजी हैं और इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इनके लिए जो इक्विवेलेंट मास डिटर्मिनेशन मेथड्स हैं उनका यूज किया गया है। उनके एक एक मेथड से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताता हूं। ओके, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि N2O3 कंटेन 40% ऑक्सीजन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ M। समझ गए बच्चों कि एक ऑक्साइड है N2O3, इसमें 40% ऑक्सीजन है। तो पूछा गया है कि जो मेटल M है उसका तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास क्या है। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर जितने भी अभी मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं ये ऑक्साइड से रिलेटेड है। तो एक मेथड होती है ऑक्साइड, ठीक है, परसेंटेज मेथड या ऑक्साइड की अमाउंट मेथड। तो एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, जिसका भी ऑक्साइड आपको दिया रखा है, एलिमेंट M, मेटल हो या नॉन मेटल हो जो भी है, इक्वल टू होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मेटल और एलिमेंट इन ऑक्साइड, जो भी आपको ऑक्साइड दे रखा है, अपॉन में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड इनटू कितना करते हैं 8। ये रिलेशन लगाना है, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ मेटल और एलिमेंट इन ऑक्साइड कि, ठीक है, अपॉन में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड इनटू 8। सीधा सा है कि इतना ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मेटल से रिएक्शन करता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना एलिमेंट रिएक्शन करेगा हमें वो लिखना होता है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ एनी एलिमेंट विच कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कंबाइंड हो रहा है वो निकालना होता है। तो देखो यहां पर आप देखें कि M2O3 ऑक्साइड में 40% तो ऑक्सीजन है, तो यहां पर 40% ऑक्सीजन, ठीक है, इन ऑक्साइड। मींस हम ये कहें कि 40% ऑक्सीजन अगर 100 है, कि हम यहां ऐसा मान लें कि टोटल वेट ऑफ ऑक्साइड कितना है बच्चों, ये है कितना 100 ग्राम। तो 40% ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 40 ग्राम, तो ये हो गया क्या ऑक्सीजन। तो बाकी 60% मेटल हो गया यहां पर, तो ये हो गया 60 ग्राम। दोनों पता हो गए अब आपको, तो आप यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू अमाउंट ऑफ मेटल इन ऑक्साइड, तो आपने लिखा यहां पर 60, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड तो 40 इंटू 8, बस 1.5 इंटू 8, तो ये कितना आ गया 12 ग्राम। इस तरह से सॉल्व हो गया आपका ये क्वेश्चन। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको कि यहां पर जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑक्साइड मेथड के ही सारे क्वेश्चंस हैं। सल्फर ऑक्साइड कंटेन 50% सल्फर, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर। बिल्कुल इसी समझ में आ जाएगा। तो सल्फर का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर, सीधा ऐसा ले लें आप, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8 का, तो ये है 50%, ऑक्सीजन भी 50%, तो ये आ जाएगा 8 ग्राम। समझ गए ना, तो इस तरह से ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन दिस ऑक्साइड। ओके, यहां से हटाएं हम। नेक्स्ट है यहां पर देखो कि 1.6 ग्राम मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड गिव नाइट्रेट एंड नाइट्रेट गिव 2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। समझ गए बच्चों, को ये कह रहा है कि 1.6 ग्राम मेटल को आपने नाइट्रिक एसिड में रखा तो एक नाइट्रेट बना, उस नाइट्रेट को जब डिकम्पोज किया गया या जो भी रिएक्शन की गई, इससे 2 ग्राम ऑक्साइड मिल रहा है। तो पूछा गया है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना होगा। ओके, तो अब यहां देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि मेटल अमाउंट कितनी है। तो अमाउंट ऑफ मेटल
ये कितनी है 1.6 ग्राम, इतनी ग्राम तो मेटल ली गई है। तो मेटल की अमाउंट तो आपको पता होगी। आप यहां देखें कि अमाउंट ऑफ ऑक्साइड कितना है, तो वो कितना है 2.0 ग्राम मींस 2 ग्राम। तो हम यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी हुई 2.0 माइनस 1.6, यही करोगे ना कि आपके पास टोटल जो है मेटल ऑक्साइड जो बना है वो है 2 ग्राम, उसमें से 1.6 ग्राम तो मेटल ऑलरेडी उसमें रहेगा, चाहे वो नाइट्रेट से आए या डायरेक्ट आए। तो यहां पर आपके पास कितना मिला गया 0.4 बस। अब आप फॉर्मूला लगा लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना हो गया, तो आपने लिखा इसमें मेटल है 1.6 ग्राम, 0.4 ग्राम आपके पास उसमें ऑक्सीजन है इंटू 8, तो 16/4 इंटू 8, सीधा सीधा है ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यहां तक समझ गए आप अच्छी तरह से? मैं समझता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे क्या कह रहा है कि द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज ट्वाइस ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्साइड एंड मेटल। समझ गए ना कि ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है, कोई ऑक्साइड बन रहा है। अब वो ये कह रहा है कि जो मेटल है उसका इक्विवेलेंट मास जो है वो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट मास से डबल है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना है, या आप नहीं पता तो आप इसको लिख लें em, तो यहां पर लिख दें 2em। तो जब इसका 2em और इसका em जुड़ेगा तो हम यहां ऐसा लिखेंगे ना कि टोटल मास ऑफ ऑक्साइड, इसी रेशियो में मोलर मास निकलेगा, इसी रेशियो में इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा ऑक्साइड का। तो हम यहां लिखेंगे 2m प्लस क्या 2e या 2em लिखा है आपने, तो 2em प्लस क्या लिख दिया em, कुल मिला के आ गया ये 3em। अब वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्साइड एंड मेटल। तो हमें ये निकालना है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, या हमें ऐसा ले लें कि वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल, ठीक है, यहां क्या लेना है मेटल इक्वल टू, तो यहां हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ये रिलेशन होता है, तो इनका रेशियो निकालना है। तो ये है 3em और ये है क्या 2em, कितना आ जाएगा 1.5। ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना क्वेश्चन, बस आपको मेथड याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑक्साइड दिख जाता है कि मेटल ऑक्साइड में इतना परसेंट मेटल, इतना परसेंट ऑक्सीजन, या डायरेक्ट इस तरह से ना देके डायरेक्ट ऑक्सीजन और मेटल की अमाउंट्स दे रखी हैं, तो फिर आप अच्छी तरह क्वेश्चन एक बार पढ़ लें और तुरंत फॉर्मूला लगा दें ऑक्साइड का। तो यहां तक नोट कर लें। अब देखो बच्चों और भी कुछ क्वेश्चंस में आते हैं हम। नेक्स्ट है कि 1.5276 ग्राम ऑफ कैडमियम क्लोराइड वाज फाउंड 0.9367 ग्राम ऑफ कैडमियम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैडमियम। ओके, यहां पर क्लोराइड दे रखा है, ऑक्साइड से रिलेटेड बता दिया मैंने आपको क्वेश्चंस की। ऑक्साइड का अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या फॉर्मूला यूज करें। अब यहां पर है क्लोराइड से रिलेटेड कि अब आपको क्लोराइड दे दिया गया है, अब आप कैसे सॉल्व करें ये क्वेश्चन आप देखोगे ये तीनों क्लोराइड मेथड से रिलेटेड है। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, ठीक है। इक्विवेलेंट मास अकॉर्डिंग टू क्लोराइड, तो ये फॉर्मूला होता है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपको ऑक्साइड दे रखा है उस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट, जिस एलिमेंट का आपको क्लोराइड दे रखा है उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करें। तो सीधा सा है, यहां पर आपको क्या लिखना है, या मास ले लें आप कि यहां पर हो जाएगा मास ऑफ मेटल या एलिमेंट, ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा मास ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5 कि 35.5 ग्राम से कितना एलिमेंट रिएक्शन करेगा, वही तो उसका क्या है इक्विवेलेंट मास। क्योंकि डेफिनेशन है ना कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ एलिमेंट व्हिच कंबाइंड विद
35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। अब यहां देखो क्वेश्चन में कैडमियम क्लोराइड का टोटल वेट दे रखा है, तो मास आप देखोगे मास ऑफ क्लोराइड कितना दे रखा है 1.5276 ग्राम, यही है ना। फिर इसमें कह रहा है वाज फाउंड कितना ग्राम कैडमियम, तो मास ऑफ मेटल, मेटल मींस क्या Cd कितना है 0.937, ठीक है 9367 ग्राम। ये मास ऑफ क्लोराइड है, ये मास ऑफ मेटल है। बस अब यहां पर एक चीज और निकालनी है आपको, मास ऑफ क्लोरीन कितना हो गया, तो आपके पास टोटल मास ऑफ क्लोराइड है 1.5276 माइनस इसमें से ये माइनस करना 0.9376, तो ये जो मास आ गई आपको किसकी आ गई क्लोरीन। बस अब आप फॉर्मूले में रख दें, तो यहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो जब हम यहां आ जाएंगे तो हम लिखेंगे 0.9367 अपॉन 1.5276 माइनस 0.9376 इंटू 35.5। इसको सॉल्व कर लो, जो इसका आंसर आएगा वही इसका क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कैडमियम। कई बार एटॉमिक मास पूछ लेता है तो कैडमियम की यहाँ बैलेंसी देख लें 2 दिख रही है, तो आप इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी कर दोगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। तो हम एटॉमिक मास के क्वेश्चंस अलग से लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब आप फिर देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी समझ जाओगे, आपसे बन जाएगा। मैं समझता हूँ, मैं नहीं भी बताऊं तो भी बन जाएगा आपसे, समझ गए ना। इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है आपको। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहां गया 74.5 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो यहां पर आपने देखा टोटल मास ऑफ क्लोराइड कितना है, मेटालिक क्लोराइड का टोटल मास है ये है क्या 74.5 ग्राम। ओके, फिर यहां पर आपने लिखा मास ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन दे रखा है 35.5 ग्राम, तो मास ऑफ एलिमेंट या मेटल देखो आप कितना हो जाएगा 74.5 माइनस 35.5, ये माइनस कर दें। बस अब आप यहां आ जाए, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, जो भी मेटालिक है मेटल है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास कि मेटल का कितना है, यहां है 74.5 माइनस 35.5, ओके 39 करीब आ जाएगा ये, और मास ऑफ क्लोरीन हो जाएगा 35.5 इंटू 35.5। सॉल्व कर लो आप, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका। तो यहां तक समझ गए बच्चों कि वो ये कह रहा है 74.5 ग्राम मेटालिक क्लोराइड था, इसमें 35.5 ग्राम क्लोरीन है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा। बस मैंने आपको बताया, मास लिख लिया आपने क्लोराइड का, मास ऑफ क्लोरीन लिख लिया, मास ऑफ मेटल निकाल लिया, मेटल का मास आपको दे इसको कैसे 74.5 में क्लोरीन का घटा दो, बस फिर मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5 ग्राम। ये हो गया आपका इस तरह का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन कि 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड वाज फाउंड टू बी 0.835 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब यहां देखो आप कि जो क्लोराइड मास है, क्लोराइड मास वो कितना है कि 1 ग्राम, तो ये है 1 ग्राम। क्लोरीन मास देखो आप, आपके पास क्लोरीन मास है, ये लिखा है इन्होंने कि ये है 0.835, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.835। बस अब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये जाएगा 1 माइनस 0.835, ओके, अपॉन में आ जाएगा 0.835 इंटू 35.5, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है अब आपको। नेक्स्ट में आ जाए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप आए तो यहां पर ये कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मेटालिक कार्बोनेट गिव्स 0.56 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑन हीटिंग द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। एक रूल मैंने बताया है, लॉ ऑफ इक्वल इक्विवेलेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है
चाहे वो कैसी भी रिएक्शन हो, चाहे रेडॉक्स रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये लॉ फॉलो करती है कि एक कंपाउंड के जितने इक्विवेलेंट या एक एलिमेंट, कंपाउंड या दुनिया का कोई भी रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट के जितने इक्विवेलेंट रिएक्शन करेंगे, जस्ट उतने ही इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट के रिएक्शन करेंगे। जस्ट ऐसा ही उतने ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनेंगे जितने इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, ये कहलाता है, इसीलिए तो इक्विवेलेंट मास बोला गया है कि जब रिएक्शंस होती हैं तो एक एलिमेंट का अगर जितना इक्विवेलेंट मास रिएक्शन कर रहा है तो वो इक्विवेलेंट मास जो रिएक्शन कर रहा है जस्ट दूसरे एलिमेंट का भी जो इक्विवेलेंट मास है वो रिएक्शन करेगा। ऐसे में उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास मेटल कार्बोनेट था और चेंज हो गया मेटल ऑक्साइड में, तो वो ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट मतलब W/E ऑफ कार्बोनेट, समझ गए ना बच्चों, कि कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखोगे आप, ऑक्साइड। आपको फॉर्मूला लिखने की, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला के बेस पर आप पहचानेंगे। देखो कार्बोनेट ग्रुप है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा W, ये है कार्बोनेट, तो कितना है हमारे पास मेटालिक कार्बोनेट 1 ग्राम, तो हम यहां लिखेंगे, ठीक है, कि 1 ग्राम, ये हो गया। अब यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट कैसे लिखोगे बच्चों, तो कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2-। यही करेंगे ना कि पूरे मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास लेना है, तो ध्यान रखें उसमें जितनी स्पीसीज हैं उन सब के आपको क्या ऐड कर देना है, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ मेटल का इक्विवेलेंट मास तो हम ऐसा लिखेंगे, हमें नहीं मालूम कि मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, बट कार्बोनेट का तो मालूम है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.56 ग्राम और इक्विवेलेंट मास ये हो जाएगा ऑक्साइड, तो ये 1/, हम इसको EM ही ले लें प्लस, अब कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास, तो फार्मूला मास कितना हो जाएगा 60, वैलेंसी कितनी है 2 चार्ज, तो ये हो जाएगा कितना 30, क्योंकि CO3 का टोटल मास होगा 60, 48 और 12 2 चार्ज है, डिवाइड कर दोगे 60/2 तो 30 आ जाएगा। यहाँ लिखा आपने 56/EM प्लस कितना 8, ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट मास 8 हो। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये जो आंसर आएगा जो कि 20 आएगा, यही इसका आंसर होगा। ओके, यहां पर बात समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आप यहां पर आ जाओ, यहां पर देखो आप ये लिखा है 1.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल ऑन इनिशियल गिवन ऑक्साइड। हम ये कहेंगे ये है हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड और ये है मेटल ऑक्साइड, बस वही रिलेशन लगाना है आपको इक्विवेलेंट लॉ वाला, कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड इक्वल टू W/E किसका हो जाएगा, ऑक्साइड का। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 1.520 अपॉन हाइड्रोक्साइड, तो आप लिखेंगे EM प्लस EOH इक्वल टू वो गिव 0.995 अपॉन EM प्लस E ऑक्साइड, तो 1.520 अपॉन EM, ये तो हमें EM कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 17, यहाँ आ जाए 0.995, ठीक है। यहाँ पर आप OH, एक OH ग्रुप का चार्ज क्या होता है माइनस, तो 6, तो ये हो जाए 70, और यहाँ हो जाएगा EM प्लस ऑक्साइड का कितना लेना है 8, अब इसको सॉल्व कर लो, यही इसका आंसर होगा जो 9 आएगा। तो यहाँ तक बात समझ गए। आपको अगर आइसो इक्विवेलेंट लॉ पता है ना बच्चों, तो बहुत अच्छे से किसी भी रिएक्शन में कोई भी एक कंपाउंड को इसमें चेंज किया गया, इतना ये है तो दूसरा क्या होगा। सपोज देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि ये है सिल्वर नाइट्रेट, इन्होंने लिख दिया AgNO3, रिएक्शन हुई NaCl से और बना AgCl प्लस NaNO3, नहीं भी लिखी रिएक्शन कोई बात नहीं, सीधा दे दिया कि AgNO3 को NaCl से रिएक्शन कराई AgCl। इन्होंने आपको दे दिया कि AgNO3 की जो अमाउंट है सपोज वो है हमारे पास 1.70 ग्राम, तो वो पूछ रहा है कि AgCl का अमाउंट कितना होगा। बस अब आप ये लिखोगे ना W/E किसका, AgNO3 इक्वल टू W/E किसका हो जाएगा AgCl।
ये दे दिया उन्होंने 1.70 इक्विवेलेंट मास Ag का हो गया 108, NO3 का 48 और प्लस 14, तो 48 और 14 तो ये हो गया 2 और 5 52, तो ये जोड़ दो आप 52 और इसको मतलब जो भी आता है 108 ये हो गया और 52 क्यों यहाँ हो गया 8 4 12 2 6 5 2 7 72 ना 72 नहीं भैया 62 इसमें ऐड कर दो 180 है 170 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 170 इक्वल यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आपको ये सिल्वर का आपको इसकी अमाउंट पूछ ली गई है तो W आपको सॉल्व करना है, इसका हो जाएगा 143.5, तो W आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कई बार आपको इक्विवेलेंट मास दे रखे होते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। अब एक रिलेशन और बता दूं आपको, पहले आप इतना थोड़ा रुकिए। अब देखो बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं और बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस, हम इनको और सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपसे इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड हर तरह की इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस CuSO4 गिव 35.5 ग्राम ऑफ कॉपर एंड AlCl3 गिव 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हाइल पासिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो देखो एक फैराडे सेकंड लॉ है कि जब हम सॉल्यूशंस लें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के और उनमें इक्वल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो जो एलिमेंट्स डिपॉजिटेड हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पर उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। तो इसी रिलेशन को हम यहां लिखेंगे, तो बस हम यहां ये लिखेंगे देखो इस तरह से कि इन इलेक्ट्रोलिसिस, समझ गए ना, इन इलेक्ट्रोलिसिस इक्विवेलेंट जो है हमारे पास W/A, ये A है, अगर Al है तो W/E क्या हो जाएगा C। जितने इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के डिपॉजिटेड होंगे जस्ट उतने ही इक्विवेलेंट हमें कॉपर के डिपॉजिटेड होंगे कैथोड्स। तो यहां पर एल्यूमिनियम का देखो W कितना दिया गया है 9 ग्राम। एल्यूमिनियम क्लोराइड में अगर आप देखोगे कि इसका कितना इक्विवेलेंट मास हुआ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में अगर आप इक्विवेलेंट मास देखोगे AlCl3 का, तो यहाँ इसकी वैलेंसी 3 है तो एटॉमिक मास अपन है बैलेंसी, तो यहाँ पर होता है 27 9, तो ये 3 तो ये हो गया 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। ये है 31 पॉइंट कितना ग्राम मिल रहा है आपको कॉपर सल्फेट 5, इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो ये बन तो यही आ जाएगा इक्विवेलेंट मास कितना 31.5। तो ये है फैराडे सेकंड लॉ का इक्वेशन। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट वाला लॉ लगता है कि जितने इक्विवेलेंट एक मेटल रिएक्टिव मेटल के यूज होते हैं जस्ट उतने ही इक्विवेलेंट दूसरे मेटल के डिस्प्लेस्ड होते हैं, तो उसमें भी इसी तरह का रिलेशन लगता है। ओके, तो वो भी उससे भी हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 2 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml of 1 नॉर्मल, ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। अब देखो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी रिएक्शन दुनिया की हो, जो रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो हम यहां पर ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कि अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दी गई है तो इन न्यूट्रलाइजेशन ओके रिएक्शन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। कई बार आपको यहां डायरेक्ट WE ना देके यहां पर ऐसा दे रखा है नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे वो एसिड के लिए लिख सकते हैं, इसके लिए अगर इसके मास इसका मास दे रखा है एसिड का और बेस का आपको नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो आप ये रिलेशन यूज करोगे। सपोज आपके पास बेस का अमाउंट दे रखा है, एसिड की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम पूछ लिया गया है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करोगे। ये वो नॉर्मलिटी और वॉल्यूम है जो एक्चुअल में क्या हो रहे हैं न्यूट्रलाइज्ड। बस अब आप इसी फॉर्मूले के बेस पर तो आपको ये फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, कौन सा, कि 2 ग्राम डाइबेसिक एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml 1 नॉर्मल HCl। तो यहां पर ये एसिड हो गया, ओके, यहां पर ये क्या हो गया एसिड, और यहां पर हम लेंगे NB/1000 फॉर बेस। क्या ले लेंगे, बेस की। बस अब आप लगा दें, आपके पास है 2
ई कितना, हमें ई पहले कैलकुलेट करना है। ओके, यहां पर इसकी एसिड की नॉर्मेलिटी दे रखी और वॉल्यूम 10 × 1 अपॉन क्या कर दिया आपने 1000। ओके, तो यहां पर अब आप ई देखो कितना आ गया, तो ई कितना हो जाएगा आपके पास 2 × 100। यही हो गया ना कि 2 ग्राम था ये और 10 ml 1 नॉर्मल HCl से न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है, तो इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है, तो ये तो आ गया 200। अब आता है कि मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास इनटू बेसिसिटी, तो ये है 200, बेसिसिटी 2 हो गई, तो ये कितना आ जाएगा 400। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं इसी तरह का। अब हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कर दिया था, ओके, थोड़ा ऊपर लिख दूं, साफ दिख रहा है आपको। और देखो अब आपके पास है 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कंप्लीटली विद 40 ml N/2 of H2SO4, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बस इसमें भी वही लगेगा W/E, ये किसके लिए ले लें आप, कार्बोनेट के लिए, और NV/1000 ये किसके लिए ले लें आप यहां पर, H2SO4। ध्यान रखें नॉर्मलिटी में दे रखा हो तो मोलरिटी में दे रखा होता है तो भी नॉर्मलिटी में चेंज करना होता है, और डायरेक्ट नॉर्मलिटी में दे रखा है तब तो कोई क्वेश्चन दिक्कत ही नहीं है। यहां पर देखो आपके पास है तो ये हो जाएगा 0.84, इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना है। नॉर्मलिटी देखें N/2, तो N/2 मींस 1/2, वॉल्यूम देखें कितना है 40 और अपॉन में कितना हो गया 1000। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, यही इक्विवेलेंट मास जो आएगा कार्बोनेट का हो जाएगा। बाकी समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 1 ग्राम ऑफ मेटल गिव ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड एट STP 34.2 ml ऑफ हाइड्रोजन at NTP, what is the equivalent mass of metal। तो देखो बच्चों यहां एक रिलेशन बता दूं कि हाइड्रोजन के बेस पर कि यहां पर आ जाएगा मास ऑफ मेटल अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1। अब यहां पर मास डायरेक्ट ना देके वॉल्यूम दे रखा है हाइड्रोजन का, मास तो मेटल का दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर आपको पहले मास ऑफ क्या निकालना होगा, हाइड्रोजन। ओके, तो यहां बता दूं कि 22.4 यहां का है 22400 ml अगर होता तो ये होता 2 ग्राम। आपके पास है 34.2 ml, तो जाएगा 2/22400 × 34.2, ठीक है। तो ये सपोज ये x ग्राम आ गया, तो आप इसे सॉल्व कर लो। तो मेटल आपके पास है 0.1, यहां जो x आ रहा है बस 1, इसे सॉल्व कर लो। ये जो आएगा ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ विद द ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन गैस मेथड। जैसे क्लोरीन ऑक्साइड, वैसे हाइड्रोजन के लिए भी ये रूल लगता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्शन कर रहा है एलिमेंट, वही उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास। इस बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। और देखो आप यहां पर 0.45 ग्राम ऑफ मेटल डिसॉल्व इन 50 ml 1 नॉर्मल H2SO4 अनरिएक्टेड एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय, ठीक है, 14.2 ml 1 नॉर्मल NaOH, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। तो यहां पर देखना है आपको कि ये जो फार्मूला यूज करते हैं आप W/E = NV/1000, ये ml में है, तो यहां पर ये NV कहलाते हैं यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन। आपको ये देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कितने इक्विवेलेंट एसिड या बेस के यूज हुए हैं। अब यहां पर ये कह रहा है कि ये तो हमें नहीं पता है कि ये अमाउंट दे रखी है, डिसॉल्व इन 50 ml 1 नॉर्मल H2SO4, इसमें डिसॉल्व कर दिया गया इस मेटल को। फिर जितना एसिड बचा है उसको न्यूट्रल करने के लिए यहां पर यूज हो रहा है 14.2 ml 1 नॉर्मल NaOH। तो ध्यान रखें कि NV यूज्ड कैसे निकालें, तो ये हो जाएगा NV एसिड कितने माइनस NV क्या, बेस कितने, मतलब कितने लिए गए थे और फिर कितने बच गए, जितने बचे होंगे उतने ही तो इक्विवेलेंट बेस के लग गए होंगे। तो आपको दे रखा है कहां पर है कि ये है 50 × 1 माइनस, और यहां पर आपके पास कितना है 14.2 × 1, तो 15 में से 14.2 माइनस कर दो, ये यूज्ड इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे।
किसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे आपके पास ये, तो ये हो जाएगा 35.8। बस अब आप यहां पर लिखेंगे W/E, ये जो आपका है मेटल, NV अपॉन 1000, ये है एसिड यूज्ड जो हुआ, ये दे रखा था आपको 0.45, E आपको कैलकुलेट करना है, NV आपने कैलकुलेट कर लिया 35.8 और 1000 कर ले तो ये E आ गया, बस यही इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब मैं एक दो रिएक्शन लिख दे रहा हूं, आप उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेना एलिमेंट का। जैसे यहां पर मैंने एक रिएक्शन लिख दी, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg। कौन कौन सी रिएक्शन लिखी है? Mg plus Cl2 gives MgCl2, Mg plus half O2 gives MgO, Mg plus H2 gives MgH2। ठीक है, यहां आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है Mg का इन रिएक्शंस को देख। सीधा सा है, मैं हिंट दे देता हूं कि अमाउंट ऑफ एनी एलिमेंट विच कंबाइंड विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी एलिमेंट। सीधा सा है कि मास ऑफ एनी एलिमेंट विच करस्पॉन्डिंग टू 1 वैलेंसी, 1 वैलेंसी के करस्पॉन्डिंग किसी भी स्पीसीज का जो मास आता है वही क्या है, इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से मैंने आपको इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बताई हैं। अभी हम जब एटॉमिक मास की कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर भी इस मेथड्स का यूज होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब मैं समझता हूं कि आप इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं आओगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेंगे एटॉमिक मास के बारे में और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक यू।